ओके सो आज हम लोग को बिजी में डे 2 पढ़ना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 2। हम लोग डे 1 असाइनमेंट में हम लोगों ने कंपनी क्रिएट करना सीखा। वो पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल हम लोग ले आए, मतलब ओपनिंग हम लोगों ने चढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने फिर क्या किया, कस्टमर वेंडर का भी बैलेंस ओपनिंग चढ़ा दिया, कैसे चढ़ाते हैं वो भी समझा। फिर इसके बाद क्या, हम लोगों ने कंपनी का बैकअप बनाना सीखा, फिर कंपनी को डिलीट करना सीखा, कंपनी को रिस्टोर करना सीखा। तो ये फर्स्ट डे के असाइनमेंट में हो गया। अब बेसिकली आज हम लोग को इन्वेंट्री पे थोड़ा फोकस करना है। तो इन्वेंट्री जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, हम लोग ने स्टॉक भरा था 1 लाख का, तो वो स्टॉक कौन कौन सा, वो सारी डिटेल्स आप हम लोग को भरनी होगी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले होता है आइटम ग्रुप मास्टर। सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग इन्वेंट्री क्रिएट करने जाते हैं, स्टॉक क्रिएट करने जाते हैं, तो स्टॉक पे हमें ये पता होना चाहिए हम किस तरह के आइटम का बिजनेस कर रहे हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप होना चाहिए स्टॉक ग्रुप में। और अगर हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर का बिजनेस में, सॉरी, कंप्यूटर्स करके हमारा ग्रुप हो जाएगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स। तो इस तरह का ग्रोसरी का शॉप है तो ग्रोसरी ग्रुप हो जाएगा। तो उसी तरह से इसी को हम लोग कहते हैं आइटम ग्रुप मास्टर। तो यहाँ पे अगर आप लोग टैली को ये थोड़ा मोड़ा याद होगा, तो टैली में हम लोग स्टॉक ग्रुप बोलते थे, यहाँ पे आइटम ग्रुप बोलते हैं, चीज़ वही है। अब जैसे हार्डवेयर इन्होंने बनाया, हार्डवेयर इज अ प्राइमरी ग्रुप। अगर कुछ अंडर नहीं है तो सीधे अंडर प्राइमरी डालो, यस कर देना बस वहाँ पे। बाकी आपको पता है ऐड होता है, मॉडिफाई कहाँ मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, आइटम ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे। अगर चेंजेस करना है तो मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई में ही हम लोग को पता है डिलीट भी वहीं से होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मटेरियल सेंटर की बात करते हैं। मटेरियल सेंटर की बात करते हैं, मटेरियल सेंटर में क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या मटेरियल बनाते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, दिस ऑप्शन इज अपीयर्स इन द मास्टर मेनू ओनली इफ यू हैव इनेबल्ड द फीचर इनेबल मल्टी गो डाउन। अच्छा, मटेरियल सेंटर गुड में मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ पे हम गुड्स को स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली गोडाउन आप लोग कहते हैं, जैसे टैली में गोडाउन बोलते थे, यहाँ पे बोलते हैं मटेरियल सेंटर। एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स और ऑप्शन में जाके इन्वेंट्री टैब में हमें मटेरियल सेंटर को यस करना होगा, इनेबल करना होगा मल्टी गोडाउन्स को। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर मटेरियल सेंटर पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप बना सकते हैं, जैसे नेम में इन्होंने बनाया राजौरी गार्डन, फिर नेम सेम है। ग्रुप ग्रुप में आप देखो, यहाँ पे गोडाउन है, स्टोर है, शॉप है, 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, गोडाउन, स्टोर की शॉप, तीनों में से जो ऑप्शन आपको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है आप लोग का, ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, स्टॉक का अकाउंट होगा तो स्टॉक अकाउंट तो पढ़ाना ही पड़ेगा, उसका लेजर यहाँ पे। रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट, क्या ऐसे स्टॉक का इफेक्ट आपके बैलेंस शीट पे पड़ेगा, तो सबको पता है स्टॉक का इफेक्ट सीधे बैलेंस शीट पे तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में क्या दिखाते हैं, करंट एसेट में स्टॉक तो शो करते हैं ना। बाकी एड्रेस शो करना है, एड्रेस लिख दो। देन नेक्स्ट होता है, आप सभी को पता है यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, तो यूनिट आप लोग बना लोगे, आपको पता है यूनिट नेम। यहाँ पे भी सिंपल यूनिट होता है, कंपाउंड यूनिट होता है। तो सिंपल यूनिट पहले बनाना पड़ेगा कंपाउंड यूनिट के लिए, और कंपाउंड यूनिट देखो यूनिट कन्वर्जन में जाके हम बनाएंगे, तो यूनिट कन्वर्जन में ऐड करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, मेन यूनिट में आपका बॉक्स हो गया, सब यूनिट यानी दूसरी यूनिट पीसेज हो गया, कन्वर्जन फैक्टर कितना है, इसमें तो 50,000 लिखा है, मतलब एक बॉक्स में 50,000 पीसेज आते हैं, कुछ ज़्यादा ही है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आइटम मास्टर, लास्ट में हम लोग, अभी तक तैयारियां हो रही थी, अब आइटम मास्टर अब जाके क्रिएट करेंगे। आइटम में बेसिकली जैसे पेन ड्राइव बनाया इन्होंने, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब दिख रहा है सब लोग को, विजिबल है, वैष्णवी विजिबल है ना? अब दिख रहा है। ओके, नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे नेम में यस पेन ड्राइव सर। लिख, ओके, सो पेन ड्राइव मैंने लिख दिया यहाँ पे, ग्रुप में हार्डवेयर हो गया, बॉक्स यूनिट में बॉक्सेस हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड वैल्यू, बस यही इसमें फर्क है। अब यहाँ वहाँ पे याद होगा क्वांटिटी और उसके बाद रेट डालना होता था, यहाँ पे क्वांटिटी का रेट नहीं, क्वांटिटी सीधे वैल्यू डालना है। 120 क्वांटिटी की वैल्यू सीधे मैंने डाल दी 60,000, अपने आप वो रेट कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है ना, पहले का स्टॉक है, तो 120 क्वांटिटी और 60,000 ओपनिंग वैल्यू डाल दिया, अपने आप रेट पकड़ लेगा। अब इसमें एक फायदा है कि आइटम प्राइस आप इन्फो में डाल सकते हैं, सेल्स प्राइस कितना है, परचेज प्राइस कितना है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। एमआरपी क्या उस पर सेट है, एमआरपी भले सेट है लेकिन हम इतने में बेचते हैं, तो वो तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो। और आप लोग को बताया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर तरीके से हम कह सकते हैं विजी को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से हम इस पर कर सकते हैं। ठीक है, सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, ये सब ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, अभी धीरे धीरे हम लोग ये सब चीज़ों को सीखेंगे। फिर टैक्स कैटेगरी अभी नहीं एक्सप्लेन करना, भी जीएसटी स्ट्रीम में नहीं जाना हमें, तो नन कर दीजिएगा।
ओके, सेट सेंट्रिक लेवल कुछ नहीं। अब यहाँ पे जब एंटर करके सेव करोगे तो पूछेगा कहाँ पे है स्टोर है, तो यहाँ फिलहाल बाई डिफॉल्ट मेन स्टोर रहता है, इन्होंने बाई डिफॉल्ट मेन स्टोर में इन्होंने डाल दिया, कोई स्टोर नहीं दिया है इसलिए, ठीक है, वरना कोई अगर गोलघर बख्शपुर होता तो यहाँ पे बना के हम डाल देते। अब सॉल्व करते हैं, मान लो यहीं पे बैठे बैठे हमको क्रिएट करना है, तो वहाँ पे Alt C हुआ होता था और यहाँ बिजी में क्या होता है F3 होता है, F3 से हम लोग ऑनलाइन क्रिएशन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रांजेक्शन्स की। तो ट्रांजेक्शन में देखो क्या है, ट्रांजेक्शन आफ्टर यू हैव क्रिएटेड द मास्टर्स ऑफ कंपनी, हमने देखो आइटम बना लिया, हमने लेजर्स बनाना सीख लिया, है ना। डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी इंटर ट्रांजेक्शन। अब अगला स्टेप हमारा ट्रांजेक्शन पे आएगा फॉर द कंपनी। एंटरिंग ट्रांजेक्शन मीनिंग द रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन वाउचर्स सच एज पेमेंट रिसीट कंट्रा। ओके, तो पेमेंट रिसीट कंट्रा हम लोग को पेमेंट करना हम लोग को सीखना होगा, जर्नल सो ऑन। ऑल द रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन द डेटा एंटर्ड वाउचर। सबको पता है जो रिपोर्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ये जो एंट्रीज हम करते हैं उसी से अफेक्टेड होते हैं। तो पेमेंट, यू कैन एंटर द पेमेंट ट्रांजेक्शन फॉर द पेमेंट मेड आइदर इन कैश और चेक। भाई पेमेंट या तो हम कैश से करते हैं या तो बैंक से करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है, देयर आर टू मेथड्स इन विच द पेमेंट डिटेल्स कैन बी इंटर्ड। द टू मेथड्स आर डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। सेम चीज आप लोग ने याद होगा टैली में भी सीखा था, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है यहाँ पे डेबिट क्रेडिट पूछता है या 2 बाई पूछता है, और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें सीधे पूछेगा पेमेंट मोड क्या जा रहा है और क्या खर्चे का नाम है। तो ये और सिंपल हो जाता है। आपको पता है सिंगल एंट्री मोड किसके लिए, ये उन लोगों के लिए होता है जिनको जो अकाउंटिंग में या कह लो जिनका मतलब अकाउंटिंग नॉलेज बहुत ही साउंड नहीं है, साउंड नहीं मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें चीज़ें अकाउंट्स में नहीं क्लियर है, डेबिट क्रेडिट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं क्लियर है तो आप सिंगल एंट्री मोड यूज़ कर सकते हो। इसमें पेमेंट मोड और अकाउंट पूछेगा, आराम से कोई भी बंदा डाल सकता है कि पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट किससे कर रहे हैं, पेमेंट मोड हो गया, अकाउंट मतलब क्या खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी को दे रहे तो पार्टी का नाम। अब जो देखिए कह रहा है कि सर सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड ये कैसे चेंज करें। यू कैन एंटर द पेमेंट डिटेल्स, इसमें क्या है टू सेलेक्ट द मेथड्स, वहाँ पे क्या करोगे चेक बॉक्स आता है डबल एंट्री सिस्टम पेमेंट रिसीट इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन अकाउंट टैब में चले जाना, वहाँ पे ये फीचर मिल जाएगा, इसको टैग टिक कर देना अगर डबल एंट्री चाहिए, अगर सिंगल एंट्री चाहिए तो अनटिक कर देना। नीचे दिया भी है द डबल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट रिसिप्ट वाउचर्स ऑप्शन कैन नॉट बी डिसेबल इफ एनी पेमेंट रिसिप्ट वाउचर हैज बीन एंटर्ड। एक चीज देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, एंट्री करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस एंट्री मोड को हम अपनाना चाहते हैं। एक बार अगर हमने डबल एंट्री मोड में अगर सिस्टम में अगर क्या कर रखा है, अगर एंट्री कर दी तो फिर बाद में उसे डिसेबल नहीं कर सकते। याद है टैली में तो कभी भी स्विच कर सकते थे, यहाँ पे स्विच करने का थोड़ा ऑप्शन नहीं है, एक बार एंट्री कर दी तो फिर वही मोड रहेगा। क्लियर है सबको, अभी तक की बातें समझ में आ रही हैं, सिंगल एंट्री मोड डबल एंट्री मोड सबको समझ में आ गया। फिर आगे बात करेंगे कॉस्ट सेंटर्स की। सबको पता है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरीज। कॉस्ट सेंटर होता क्या है, कॉस्ट सेंटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू एन एंटिटी टू विच इनकम्स और एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड। जहाँ पे हम खर्चे या इनकम को दिखाते हैं दर्शाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर। द पर्पस फॉर एलोकेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस इज दैट इट हेल्प्स इन कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस फॉर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ बिजनेस। कॉस्ट सेंटर्स कैन बी ब्रांचेज, कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है, ब्रांचेज हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो सकता है और प्रोडक्ट ऑफ कंपनी हो सकता है। तो मैंने आपको याद होगा कॉस्ट सेंटर मैंने इससे पहले भी मैंने पढ़ा रखा है, आपको टैली के अंदर भी पढ़ाया था। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर कोई आपसे पूछता है तो ये आप कह सकते हैं कॉस्ट सेंटर वेयर वी कैलकुलेट द कॉस्ट। अब इसके दो होते हैं कॉस्ट सेंटर, देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर, एक होता है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। अगर हम ब्रांच डिपार्टमेंट पे अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट तो ये इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर है, और अगर हम सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मेरा कोई सेल्समैन है, उस पर हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल कॉस्ट सेंटर। कहाँ से एक्टिव करते हैं, यहीं से अकाउंट वाले टैब में जाइएगा, यहीं पे आपका होता है अफेक्ट कॉस्ट सेंटर इन नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, तो कॉस्ट सेंटर पहले यहाँ पे यस करिएगा, टिक करिएगा, देन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, देन ये बॉक्स खुलेगा, तो आप बस इसको एक्टिव कर लीजिए, काफ़ी है। अब जैसे यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं, सबसे पहले होता है कॉस्ट सेंटर ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पे या तो कॉस्ट कैटेगरी बोलते थे, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ग्रुप बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर कॉस्ट सेंटर ग्रुप में इन्होंने बनाया पहले ब्रांच प्राइमरी। अब कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं,
तो मास्टर में जाके कॉस्ट सेंटर ऐड कर रहे हैं, जयपुर अंडर ब्रांच हो गया, इसी तरह से बाकी बना लेंगे। क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट अ पेमेंट वाउचर, द ट्रांजेक्शन मेनू प्रोवाइड द पेमेंट ऑप्शन, टू यूज द ऑप्शन क्लिक ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट। तो क्लियर है सबको, ट्रांजेक्शन में जाके पेमेंट की एंट्री करोगे और जब पेमेंट में जाओगे ना तो इस तरह का कुछ स्क्रीन आएगा। अब ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, अब इसमें ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले वाउचर सीरीज बोलता है, जैसे याद होगा हम लोग टैली में भी वाउचर की एंट्री करते थे, डिफॉल्ट वाउचर होता था, फिर हम लोग चाहे तो वाउचर में अल्टर भी कर सकते थे, अपने हिसाब से वाउचर डिफाइन कर सकते थे। तो यहाँ पे वाउचर सीरीज बाय डिफॉल्ट यहाँ मेन रहता है, मेन ही वाउचर पे हम लोग काम करेंगे। हम आगे बताएंगे आपको अपना भी वाउचर टाइप हम क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे वाउचर सीरीज बाय डिफॉल्ट मेन हम लोग रखेंगे। डेट, आज की डेट डाल दे रहे हैं, पेमेंट वाउचर में कर रहे हैं एंट्री। डी फॉर डेबिट हो गया, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, सपोज 4000 रुपये खर्च किया। सी फॉर क्रेडिट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4000 एंटर किया। एंटर जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपसे, चूंकि आपने कॉस्ट सेंटर अपने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे यस किया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा। तो यहाँ दिखा रहा है कि जो 4000 रुपये खर्च हुआ है पुणे ब्रांच में एडवर्टीजमेंट पे 3000 रुपये, और जयपुर ब्रांच में 1000 रुपये खर्च हुआ है। नीचे नरेशन में यहाँ देखो लॉन्ग नरेशन है। अब यहाँ पे नरेशन दो तरह के दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे लॉन्ग नरेशन, और यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट के बगल में है शॉर्ट नरेशन। शॉर्ट नरेशन में जैसे होता है, फॉर एग्जांपल एसबीआई से आपने काटा चेक, तो चेक नंबर यहाँ डाला कीजिए, ठीक है ना। तो चेक बुक नंबर या उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख लिया कीजिए। एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी से रिलेटेड कुछ का चीज़ लिखना है तो आप यहाँ पे, सपोज करिए क्या हुआ, ये टीवी एड या समथिंग कुछ और, सपोज करो न्यूज़पेपर ऐड के लिए, तो यहाँ पे लिख लिया कीजिए। बाकी यहाँ लॉन्ग नरेशन में तो नॉर्मल जो आप लिखते हो, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू एसबीआई। और ध्यान रखिएगा चेक नंबर बिजी में कहाँ डालते हैं, शॉर्ट नरेशन में, ठीक है। बिजी में कितने तरह के नरेशन होते हैं, दो तरह के नरेशन होते हैं, शॉर्ट नरेशन, एक लॉन्ग नरेशन, आपको ये पता होना चाहिए। ये एग्जांपल की एंट्री ऊपर की गई है। चेक नंबर देखो ये था, ये मेंशन नहीं किया गया, तो चेक नंबर यहाँ आप मेंशन करोगे। अब देखिए रिसिप्ट की बात करते हैं। यू कैन एंटर द रिसिप्ट ट्रांजेक्शंस फॉर द मनी रिसीव्ड इन आइदर कैश और चेक और डीडी from your customers. In Busy, you can enter receipt related details by using the receipt voucher. To create, modify, delete a receipt voucher, the transaction menu provides the receipt option. To use the option, click transaction and receipts. तो transaction में जाके receipt में चले जा सकते हैं आप। तो receipt voucher में भी ऐसे एंट्री होती है, एकदम receipt voucher पेमेंट वाउचर जैसा ही है। ओके, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है चेक मिला है देव ट्रेडर से, और ये देखो डबल एंट्री मोड में एंट्री हो रही है 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल डेट, यहाँ पे 1 अप्रैल को एंट्री की गई, गलत किया गया, जबकि 2 अप्रैल होना चाहिए डेट। बाकी यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देव ट्रेडर, बाकी बिल नंबर है, बिल नंबर देव ट्रेडर के आगे नहीं लिखना होता है, जब एंटर करोगे तो अपने आप एडजस्टमेंट पूछेगा। तो एडजस्टमेंट याद होगा, जब न्यू रेफरेंस होता है न्यू रेफरेंस, जब एडजस्टमेंट यानी बिल के अगेंस्ट ऐड कर रहे हो पेमेंट तो एडजस्टमेंट होगा। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस नहीं, एडजस्टमेंट होता है। बाकी लॉन्ग नरेशन, शॉर्ट नरेशन सबको समझ में आ रहा होगा। अब एक नई चीज आती है स्टैंडर्ड नरेशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड नरेशन? अब कोई नरेशन तुम्हें बार बार लिखना पड़ रहा है। याद है टैली में हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल आर रिपीट करते थे, लेकिन रिपीट नरेशन में एक प्रॉब्लम थी कि जो पिछला नरेशन होता था वही रिपीट होता था। अब हमने सपोज करो हमने परचेज के लिए 2 नरेशन बनाए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स इन कैश। अगर इस तरह से हम बनाना चाहते हैं तो 2 नरेशन हम वहाँ रिपीट नहीं करा सकते, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड नरेशन का एक फीचर दिया है, हम पहले से नरेशन डिफाइन कर सकते हैं कि परचेज वाउचर में हमें ये नरेशन चाहिए, तो वो नरेशन पहले से डिफाइन कर लेंगे, और जब भी हम एंट्री कर रहे होंगे और उस टाइम पे हमें जो नरेशन ब्रिंग करना होगा, लाना होगा, हम वहां से लेते आएंगे। जैसे अब इसको बनाते कैसे हैं, स्टैंडर्ड नरेशन। स्टैंडर्ड नरेशन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। A narration is a sentence that contains particulars of an event. तो clear है सबको? In accounting scenario, it is common practice to write a standard narration with every voucher entry. Generally, narrations are similar to each voucher type. Hence, to avoid repetition of type, the same narration again and again, है ना, बार बार एक ही नरेशन लिखते समय आपको टाइम वेस्ट होता है। Busy provide the feature of a standard narration. With the standard narration, you can define the narration for
इंडिविजुअल वाउचर्स, अलग अलग वाउचर्स के लिए कई सारे नरेशंस आप बना सकते हैं पहले से, इन एडवांस पहले से, ओके। एंड लेटर ऑन यूज देम, और बाद में उसे यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री बाय प्रेसिंग F4 की। F4 की से हम लोग नरेशन में आएंगे, लॉन्ग नरेशन में, तो वहाँ पे F4 दबाएंगे और उस वाउचर में जितने जितने नरेशन हमने स्टैंडर्ड नरेशन पहले सेट किए होंगे वो आ जाएंगे, उसमें से हम किसी को सेलेक्ट करके हम नरेशन लेते आ सकते हैं। एडमिन में जाके, मास्टर में जाके, स्टैंडर्ड नरेशन में जाके ऐड करेंगे। तो यहाँ देखो वाउचर टाइप कॉन्ट्रा हो गया कैश डिपॉजिट इनटू SBI, जैसे इन्होंने बनाया कॉन्ट्रा पे। सेलेक्ट वाउचर टाइप एंड टाइप अ सेंटेंस इन नरेशन, जब देखिएगा अब कॉन्ट्रा में यहाँ पे तो दे रखा है कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री इन विच, ये तो सबको पता है कॉन्ट्रा एंट्री में हम कौन सी एंट्री करते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, कैश टू कैश की एंट्री हम लोग करते हैं। तो ये तो सबको पता है ऑलरेडी, टैली सबने पढ़ रखी है। अब यहाँ पे देखो कैश ऑफ ₹15,000 डिपॉजिटेड इन SBI 3 अप्रैल 2014 को। अब यहाँ पे देखो मेन सीरीज में यहाँ पे एंट्री की गई है, 15,000 रुपये डिपॉजिट किया जा रहा है SBI में, ठीक है। अब मेन में हो गया 1 अप्रैल, अब यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट में हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे तो बैंक में जमा हो रहा है पैसा, और क्रेडिट हो जाएगा क्या, कैश हो जाएगा 15,000, ठीक है। फाइनली इसको क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट होता है क्या, इस तरह से कंट्रा एंट्री कर सकते हैं। नरेशन जब भी चाहिए होगा लॉन्ग नरेशन में हमें F4 दबाना है, ध्यान रहे कौन सी की से हम ब्रिंग करते हैं उसे, जो स्टैंडर्ड नरेशन होते हैं F4 से ब्रिंग कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं वो चीज दिखाया गया। नाउ जर्नल में आते हैं, यू कैन एंटर द जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर सबको पता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए, खासकर एडजस्टमेंट की एंट्री, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन हो गया है ना, कोई पुरानी एसेट सोल्ड कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। In busy, you can enter the miscellaneous transaction related to details by using the journal voucher, सबको पता है। जो एंट्री हम लोग पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा में नहीं कर सकते वो इसमें कर सकते हैं। परचेज सेल नहीं, परचेज सेल्स के लिए तो भाई अलग से होता है आइटम गुड्स के लिए। अब यहाँ पे देखो दे रखा है रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का सैलरी मान लो ड्यू कर रहे हैं, मंथ सॉरी रेंट ड्यू कर रहे हैं 6,000 ऑन 4 अप्रैल को, बार बार डेट हर जगह गलत लिखा हुआ। चलो यहाँ पे डेट आप लोग सही कर लेना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा रेंट और क्रेडिट हो जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो यहाँ 6,000, बाकी आपको नरेशन आपको पता ही है। अब आप जितनी भी एंट्रीज कर रखे हो अब उसको हम डे बुक में जाके देख सकते हैं। तो डे बुक रिपोर्ट आप देख सकते हो कहाँ पे होता है, डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक्स में, डे बुक्स में, वहाँ देख सकते हो तुम इजिली। तो जब जाओगे तो शो कैश बैलेंस भी जो भी है डे बुक में देखना चाहते हो, 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक का, सो वाउचर बिल नंबर जो भी है, ये जो जो चीज़ चाहते हो देखना वो चीज़ यस कर लेना। नरेशन भी देखना चाहते हो नरेशन भी यस कर लेना, ओके करना। तो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो तुम्हें दिख जाएंगी। अब इसी तरीके से हम सिंगल कॉलम कैश बुक या बैंक रिपोर्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं। कैश और बैंक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक बिजनेसमैन टाइम टू टाइम अपना ये रिपोर्ट देखना चाहता है। डिस्प्ले द कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंसली फॉर ए स्पेसिफिक डेट रेंजिंग। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक में जाना होगा, कैश और बैंक बुक में जाना होगा, सिंगल कॉलम देखना है यस, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेना कब से कब तक, 1/4 से 4/4 तक, ठीक है ना। क्लब डेली कैश बैलेंस तो होता ही है, डेली का कैश बैलेंस अगले दिन ओपनिंग बैलेंस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो इसमें को दिखा रहे हैं कैश बुक कुछ इस तरह से दिखता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, इसी सा अभी रिसिप्ट हुआ बैंक में 10,000, फिर कैश पे ये रिसिप्ट कॉलम याद होगा, कैश बुक में 2 कॉलम होते थे, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। तो रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड है, इतना रिसिप्ट हुआ इतना पैसा गया सीधा सीधा। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का ये असाइनमेंट। तो ये जो सॉरी डे 2 हम लोग का कंप्लीट। डे 2 में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख लिया। डे 2 में बेसिकली हमें सबसे पहले तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने सीखा, इसमें हमने स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा, कैसे हम लोग को गोडाउन वेयर हाउस बनाने हैं, कैसे यूनिट क्या करना है, कंपाउंड यूनिट कैसे बनाते हैं हम लोग जिसको यूनिट कन्वर्जन यहाँ बोलते हैं, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने सीख लिया। देन हमने पेमेंट की एंट्री सीखा, और पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा ये तीनों के तीनों 3 मोड 2 मोड में होता है, एक सिंगल एंट्री डबल एंट्री, ठीक है। और आप लोग को बता दिया सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इंजॉय ट्रांजेक्शन। इंजॉय ट्रांजेक्शन मतलब देयर इज नो नीड टू स्पेसिफिक अकाउंट्स नॉलेज। अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं भी है ना तब भी आप एंट्री कर सकते हो,
इसीलिए हम लोग सिंगल एंट्री मोड को एंजॉय ट्रांजेक्शन कहते हैं। और डबल एंट्री मोड में अगर आप कर रहे हो डेबिट क्रेडिट की नॉलेज आपको होनी चाहिए यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर हमने सीख लिया। कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट करना है, कहाँ पे एक्टिव करना है, पहले जाके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन में। इनेबल करने के बाद हम उसे यूज करते हैं, कॉस्ट सेंटर ग्रुप और कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। देन रिसिप्ट की एंट्री करना सीख लिया। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, कैसे बनेगा, ये मास्टर में जाके एडमिन मास्टर स्टैंडर्डाइजेशन में जाके ऐड करना है, ये भी सीख लिया। फिर जनरल में कैसी एंट्रीज होती है, ड्यूज की एंट्री होती है या नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है, फिर कैलो एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। डे बुक रिपोर्ट हमें कैसे देखना है, प्लस कैश बुक रिपोर्ट हमें कैसे देखना है, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बाकी रिमेंबर पॉइंट है जो हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए काम करने से पहले, मतलब ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, लेकिन ये सब मोटे मोटे पॉइंट्स है जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए आपको। अब ये जो असाइनमेंट 2 हम लोग ने कंप्लीट किया है, इस पे ये असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो डे 2 असाइनमेंट में आज हम लोग सिर्फ चलिए आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल मिला के कितने क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है करीबन। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक चढ़ा के दिखा रहा हूँ, बाकी एंट्रीज हम लोग कल से करेंगे। तो सबसे पहले तो उसी कंपनी को ओपन कर लेना है, जो पिछली कंपनी जिसमें असाइनमेंट 1 हमने किया था, उसी में हम लोग असाइनमेंट 2 भी कर लेंगे। तो आप लोग अलग अलग असाइनमेंट के लिए अलग अलग कंपनी मत बनाइएगा, यहाँ पे सेम कंपनी में काम करना है। सब लोग को बिजी दिख रहा है? यस सर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ओपन कंपनी कर लेते हैं। हम लोग का जो कंपनी था सेन इलेक्ट्रॉनिक्स महिमा, पासवर्ड हमने नहीं डाला था, तो मेरे ख्याल से पासवर्ड हम लोग से नहीं पूछेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है क्या, मास्टर्स। अभी अकाउंट ग्रुप हम लोग ने कल पढ़ लिया था, स्टैंडर्डाइजेशन तो यही होता है, लेकिन अभी यूज़ नहीं करना। अभी हमें क्या बनाना है, आइटम ग्रुप हो गया, मटेरियल सेंटर हो गया, मटेरियल सेंटर ग्रुप हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट कन्वर्जन हो गया, ये सब पे हमें ध्यान देना है, लाइन से स्टॉक आइटम से रिलेटेड। बिल्स एंट्रीज, बिल्स ऑफ मटेरियल अभी नहीं ध्यान देना। बिल्स ऑफ मटेरियल आपको याद होगा, बोम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना क्या है, असाइनमेंट पे देख लेते हैं। ग्रुप बनाना है हार्डवेयर के नाम पे, यूनिट यूज़ करना है पीसेस। तो चलिए पहले स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइटम ग्रुप, आइटम ग्रुप में क्या है सर, दो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हो गया, प्राइमरी ग्रुप यस सेफ, फिर हो गया सॉफ्टवेयर, प्राइमरी ग्रुप यस, ठीक है। अब क्या है, यूनिट में पीसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो एस्केप और एंटर का आप यूज़ करते हो, ज़्यादातर माउस यूज़ कम नहीं, मतलब कम ही किया करो, सॉरी। हम लोग को क्या करना है, अगला पीसेस बनाना है, यूनिट। हम लोग यूनिट पे जाते हैं, यूनिट क्रिएट करते हैं, पीसीएस। यहाँ पे आपको एक वो भी दिखा दे रहा हूँ, मैं एक बॉक्स अपनी तरफ से बना रहा हूँ ताकि यूनिट कन्वर्जन भी आपको बता दूँ। यूनिट कन्वर्जन दैट इज कंपाउंड यूनिट, मेन यूनिट में जस्ट लाइक हमने बॉक्स रखा, उसमें पीसेस रखा। अच्छा हमने तो वो पीसेस बनाया, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पहले से यूनिट बने होते हैं, सॉरी मैंने फालतू में बनाया। अच्छा यूनिट कन्वर्जन में हम लोग यूनिट में जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक हमने ये जो पीसेस बनाया ना, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये देख लो यूनिट बाय डिफॉल्ट कितने यूनिट इसमें बने होते हैं। यहाँ पे लिस्ट ओपन कर लो, देखो बॉक्स बना है, दर्जन बना है, ग्राम बना है, केजी बना है, मीटर बना है, एन ए पता नहीं क्या है, नॉट अप्लीकेबल मतलब। फिर पीसेस बना है, टन बना है, यूनिट्स बना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, करीबन 8 यूनिट बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। जब बॉक्स तो मैंने बनाया, सॉरी बॉक्स तो हम लोग को भी डिलीट करना होगा, इंटर करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं बॉक्स, क्योंकि मैंने बनाया अभी भी। तो दर्जन, ग्राम, केजी, मीटर, ये 4 हो गए, नॉट अवेलेबल छोड़ दो, 5 6 7 7 यूनिट बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, यूनिट के नाम से ही बना हुआ है। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि मैक्सिमम काम इन्होंने कर रखा है, इवन कन्वर्जन यूनिट भी बना के रखा हुआ है। दर्जन ऑफ कितना पीसेज है, देखो यहाँ पे 12 पीसेज यहाँ पे बना रखा है कन्वर्जन फैक्टर। केजी ऑफ 1000 ग्राम बना रखा है, 10 ऑफ क्या 1000 केजी बना रखा है। आपको अपना बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हैं,
पीसेस बना रखा है तो मैं दोबारा नहीं बनाता, ऐड में जाते हैं यहाँ पे। अच्छा बॉक्स तो बनाना पड़ेगा ना, लेकिन बॉक्स हो गया, ऐड करते हैं बॉक्स ऑफ, यहाँ पे पीसेस आ गया 10 पीस, मान लो 10 पीस का एक बॉक्स है, सेव कर लिया। इस तरह से यूनिट कन्वर्जन आप भी बना सकते हो। अब लिस्ट में जाओगे तो आपका भी यूनिट शो करेगा, बॉक्स ऑफ 10 पीसेस। तो बहुत इजी है, यूनिट भी हो गया। अब गोडाउन बनाना है नोएडा। अब यह देखते हैं यहाँ पे मटेरियल सेंटर आ रहा है, जी हाँ मटेरियल सेंटर आ रहा है। मटेरियल सेंटर ग्रुप बना सकते हैं, मटेरियल सेंटर बना सकते हैं, तो हमें मटेरियल सेंटर ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट देखो मटेरियल सेंटर ग्रुप क्या है, गोडाउन है, प्रोडक्शन फ्लोर है, स्टोर है। अगर आपको शॉप बनाना है आप शॉप बना सकते हो, किसी और नाम से बनाना, शोरूम के नाम से बनाना चाहते हो शोरूम के नाम से बना सकते हो। देखो गोडाउन इन्होंने ग्रुप बना रखा है, गोडाउन, और ये क्या है प्राइमरी। हमें मटेरियल सेंटर ग्रुप ने सीधे मटेरियल सेंटर बनाना है, किस नाम से, नोएडा, और किस नाम से, राजौरी गार्डन। नोएडा हो गया, एक गोडाउन है हमारा। स्टॉक का इफेक्ट होगा, जी हाँ एस दबाइए, स्टॉक का लेजर आ जाएगा। बैलेंस शीट पे इफेक्ट होगा, जी हाँ एड्रेस लिखना है, नहीं लिखना है फिलहाल, आगे बढ़ते हैं सेव। फिर क्या, राजौरी गार्डन, ठीक है, स्टॉक ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। F2 से सेव कर सकते हो, सबको पता है। तो ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। सब तैयारियां हो गई, हम लोग सीधे स्टॉक आइटम बनाते हैं। क्या है, CD ड्राइव है। CD ड्राइव हो गया, स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा, ये क्या हार्डवेयर है, यूनिट क्या है, यूनिट है 10, सॉरी यूनिट तो पीसेस है ना, ओपनिंग क्वांटिटी 10 है, और कितनी वैल्यू 20,000। दैट्स इट। बाकी ये सब चीज़ें अभी नहीं कुछ भरना है आपको, यहाँ पे कुछ मत ध्यान दीजिएगा, सीधे F2 से सेव कर लीजिएगा। अब कहाँ कह रहा है, कहाँ स्टोर में गोडाउन है, तो कहाँ स्टोर में रखा हुआ, नोएडा में, तो नोएडा यहाँ पकड़ा दीजिएगा, बस सेव। सेव दिस मास्टर। इसी तरीके से हम लोग किसका बनाएंगे, मॉनिटर। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, 10 पीस 40,000। F2 से सेव। गोडाउन क्या है, राजौरी गोडाउन। फिर क्या है, बिजी, बिजी सॉफ्टवेयर है, सॉरी सॉफ्टवेयर। कितनी क्वांटिटी होगी, 5 पीस। वैल्यू कितनी हो गई, सीधे 30,000, ठीक है। F2 नोएडा। देन क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या हार्डवेयर है, 20 पीस 10,000। तो कौन सा गोडाउन है, राजौरी, राजौरी गार्डन है, सेव कर लिया, बस दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। तो हम लोग ने स्टॉक कंप्लीट कर लिया। आई थिंक देखो 20 40 60 60 30 90 90 1 लाख का स्टॉक है। तो आई थिंक जो बैलेंस शीट हम लोग ने भरी थी पिछली बार, उसमें 1 लाख का स्टॉक था, वो 1 लाख का स्टॉक यहाँ पे फीड हो गया है। ये देखिए स्टॉक हम लोग ने जो डे 1 में किया था ना, स्टॉक कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख स्टॉक यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। देखते हैं बैलेंस शीट में, आप सीधे जाके डिस्प्ले फाइनल रिपोर्ट बैलेंस शीट। ओके सो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक पे एंटर करेंगे तो और डिटेल्स में जाएंगे। अच्छा ये पूरा 1 लाख का स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है। यहाँ पे अपडेट, सॉरी इसको यस करना पड़ेगा, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, सॉरी अब स्टॉक कर यस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक इन हैंड अब शो कर रहा है 1 लाख का। स्टॉक अकाउंट में क्या क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक अब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वो लॉस वाला पॉइंट हट गया, यहाँ पे स्टॉक इन हैंड यहाँ पे दिखने लगा।
अब स्टॉक डिटेल्स आपको चाहिए, स्टॉक डिटेल कौन कौन सी है, तो चलिए स्टॉक डिटेल्स देखते हैं हम लोग। स्टॉक समरी में जाना पड़ेगा अब हमें। स्टॉक स्टेटस, स्टॉक अल्फाबेटिकली देखना है, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, मटेरियल। यहाँ देखो लाइन से दिखा रहा है सबका कितनी क्या क्वांटिटी है, क्या है ये ओपनिंग है, ओपनिंग क्वांटिटी है 5 पीस। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकली ग्रुप वाइज देख सकते हैं, ठीक है। और कैसे देख सकते हैं, इन्वेंट्री बुक्स में जाके डे बुक्स देख सकते हैं। डे बुक्स अभी तो एंट्री हम लोग ने की नहीं। स्टॉक लेजर पर्टिकुलर एक एक आइटम वाइज हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर आइटम का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, मॉनिटर देखना है, मटेरियल सेंटर, राजौरी में देखना है कि गोडाउन कहाँ देखना है, नोएडा गोडाउन में है क्या, नोएडा गोडाउन में कुछ नहीं है, राजौरी में है क्या, राजौरी में है 10 पीस है, ठीक है। यहाँ 10 पीस ओपनिंग क्वांटिटी में शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। और आज हम लोगों ने देखो असाइनमेंट जो कंप्लीट किया है ना, असाइनमेंट 2 अभी स्टार्ट बस किया है। क्योंकि आज थ्योरी लंबी हो गई है तो हम लोग बस असाइनमेंट 2 का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस फीड करके हम लोग ने आगे बढ़े। आशा करता हूँ आप लोग ये सेकंड वाला खुद से भी कर सकते हो। अगर आप लोग अगर कर लोगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो सेकंड वाला क्वेश्चन करना खुद से, वरना हम लोग क्लास में तो इसको कवर करेंगे ही करेंगे। कल मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा। कल हम लोग असाइनमेंट 2 का डेट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 11th क्वेश्चन तक अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे और रिपोर्ट्स भी अच्छे से समझेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। सो टुडेज क्लास इज ओवर।